दोस्तों पेस डिजिटेक एक मल्टी डिसिप्लिनरी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी जो स्पेशली टेलीकॉम इंडस्ट्री को केटर करती है। दोस्तों इनका काम है दोस्तों टावर्स लगाना, इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना, ओएफसी यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाना, उसका डेवलपमेंट करना, टावर को सोलराइज करना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे ईपीसी प्रोजेक्ट्स को लेना। दोस्तों ये कंपनी काम करती है। कंपनी के पास दोस्तों दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि बेंगलोर में है, जहां पर दोस्तों ये लिथियम आयन बैटरी और टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड इक्विपमेंट दोस्तों बनाती है। कंपनी के पास जुलाई 2025 तक लगभग 1500 से ज्यादा भी दोस्तों परमानेंट एम्प्लॉय हैं। तो पेस डिजिटेक का आईपीओ दोस्तों कैसा होने वाला है इसका पता चलेगा आपको इस वीडियो में। मैंने पहले भी जो आईपीओ के रिव्यू आपको बताए हैं वहां पर पूरा बिल्कुल अनवाइज डिसीजन आपको बताया था, चाहे हम वीएमएस टीएमटी की बात करें जहां पर आप देख ही रहे हैं कि लगातार लोअर सर्किट चल रहा है, चाहे सात्विक ग्रीन एनर्जी की बात करें जहां पर ऑब्वियसली आईपीओ अच्छा होने के बाद मार्केट कंडीशन के बाद भी आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस तरीके के आईपीओ में दोस्तों फंस चुके हैं। और बहुत सारे आईपीओ ऐसे हैं जिनका जीएमपी फर्जी ट्रेड करता रहता है और बहुत सारा ऊपर जीएमपी देखने के बाद लोग भर भर के अप्लाई करते हैं और फिर जब लिस्टिंग होती है तो काफी डिस्काउंटेड लिस्टिंग आजकल मेन बोर्ड आईपीओ में भी आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हम इस दोस्तों पूरे आईपीओ के बारे में बात करेंगे। अब ऑब्वियसली दोस्तों पेस डिजिटेक सिर्फ आईपीओ में नहीं, प्री आईपीओ राउंड में भी अवेलेबल था। प्री आईपीओ में भी अगर आप देखें तो इसके शेयर लगभग 180 से 230 रुपए के आसपास तक बेचे गए, यानी प्री आईपीओ राउंड में ये शेयर्स अवेलेबल थे। अगर आप भी दोस्तों कोई और प्री आईपीओ शेयर देख रहे हैं या फिर आप उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। हालांकि याद रखिएगा दोस्तों प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करना भी बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, तो अपनी रिसर्च करके आइएगा। लेकिन अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसमें हम आपकी दोस्तों मदद कर सकते हैं पूरी लीगली तरीके से। तो चलिए अब पेस डिजिटेक के आईपीओ के बारे में हम बात करें तो ऑब्वियसली एक दिन दोस्तों हो चुका है, 26 तारीख को ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और 30 तारीख तक ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन चलेगा। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज सैटरडे, मार्केट क्लोज है, तो मंडे को दोस्तों दूसरा दिन है इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का। तो सबसे पहले दोस्तों अगर इस आईपीओ के साइज की हम बात करें तो ये 819 करोड़ का आईपीओ होने वाला है, जो ऑब्वियसली दोस्तों अगर आप देखें तो पूरा का पूरा फ्रेश कैपिटल है। यानी सबसे अच्छी बात है कि आईपीओ से जो पैसा रेज होगा वो कंपनी अपनी ग्रोथ में ही लगाएगी, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, जो कि ऑब्वियसली किसी भी आईपीओ के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। शेयर की जो अपर प्राइस बैंड रखा गया है वो 219 रुपए पर शेयर रखा गया है, जो कि दोस्तों ये फ्रेश कैपिटल है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि डाइल्यूशन बढ़ा है तो ऑब्वियसली प्रमोटर की होल्डिंग्स भी यहाँ पर फिर से कम हो जाएगी, चाहे ऑफर फॉर सेल हो या फिर अगर फ्रेश इशू भी होता है तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं तो डाइल्यूशन फिर कम हो जाएगा। तो प्रमोटर्स के बाद अगर देखें आईपीओ के पहले दोस्तों 84.07% की होल्डिंग थी आईपीओ लाने के पहले, वहीं पोस्ट आईपीओ ये होल्डिंग बचेगी 69.5% की, यानी कि कंपनी के प्रमोटर ही डिसीजन मेकर रहेंगे, जो कि ऑब्वियसली एक अच्छी चीज है। एक और चीज जो आईपीओ के इनसाइट्स में हमें देखनी चाहिए कि जो रिजर्वेशन कोटा है कि यहाँ पर अगर क्यूआईबी का प्रोपोर्शन देखें आप तो लगभग 50% के आसपास क्यूआईबी का कोटा रखा गया है, जो कि ऑब्वियसली जरूरी होता है क्योंकि आजकल बहुत सारे मैंने ऐसे आईपीओ देख रहा हूँ जहाँ पर क्यूआईबी को बहुत कम शेयर अलॉट किए जाते हैं, बहुत कम रिजर्वेशन रखा जाता है। इवन कहीं कहीं तो आपको 1% या 10% भी देखने को मिलता है, जैसा कि अभी एक आईपीओ आया था बीएमडब्ल्यू वेंचर्स का। अगर आप उसमें देखेंगे क्यूआईबी का प्रोपोर्शन बहुत ही कम है, रिटेलर्स को बहुत ज्यादा शेयर दे दिए जा रहे हैं, तो एक वो रेड फ्लैग दोस्तों हो जाता है। तो आईपीओ इनसाइड की अगर बात करें तो आईपीओ ठीक लग रहा है, प्रमोटर्स होल्डिंग भी 50% से ज्यादा है, प्राइस बैंड भी ठीक लग रहा है। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो क्यूआईबी का जो कोटा है वहां पर भी 50% के आसपास शेयर उनको रखे गए हैं। अब अगर इसके बाद दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स, जो कि ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं क्योंकि जीएमपी कभी भी दोस्तों सही चीज नहीं बताता है, तो अगर आप फाइनेंशियल्स पे स्टिक रहेंगे तो ऑब्वियसली दोस्तों आईपीओ की क्वालिटी उतनी इंप्रूव होती जाएगी। तो अगर हम आईपीओ की दोस्तों इस पेस डिजिटेक के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो अगर आप मार्च 2024 को जो ईयर एंड हुआ है और इस साल जो ईयर एंड हुआ 2025 में अगर इसको कंपेयर करेंगे तो कंपनी के एसेट्स अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर 2253.87 करोड़ के एसेट थे, इस साल है दोस्तों 2648.96 करोड़, यानी कि इसमें इंक्रीमेंट तो हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट दोस्तों नहीं है। वही अगर रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल इनका रेवेन्यू था 2460 करोड़ के आसपास, इस बार है 2462 करोड़ के आसपास, यानी अगेन आप देखेंगे तो रेवेन्यू एकदम फ्लैट है। यानी कि कंपनी सीधी सी बात है पिछले एक साल में ग्रोथ देखी जाए तो बिल्कुल ना के बराबर है, कंपनी ने कोई ग्रोथ नहीं करी है, रेवेन्यू एकदम फ्लैट है। अगर पैट की बात करें, अब किसी भी बिजनेस के लिए पैट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कमाया कितना है। तो अगर पिछले साल बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 229.87 करोड़, वहीं इस साल ये बढ़कर हो गया 279.210 करोड़ के आसपास का, यानी प्रॉफिट में इंक्रीमेंट तो है लेकिन लगभग 21% का, जो कि एक अच्छी चीज है कि रेवेन्यू फ्लैट होने के बाद भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीमेंट दोस्तों यहाँ पर हुआ है। अगर एबिटा की बात करी जाए तो एबिटा यानी अगर किसी कंपनी ने लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट जा रहा है उसको छोड़ दिया जाए, डेप्रिसिएशन छोड़ दिया जाए और टैक्सेस छोड़ दी जाए, उसके पहले जो बनता है प्रॉफिट, अगर एबिटा की
बात करें तो पिछले साल वो था 423 करोड़ के आसपास, जो कि इस साल बढ़कर हो गया है 505 करोड़। तो एबिटा ठीक है, यहाँ पर एबिटा में इंक्रीमेंट भी आया है, लेकिन ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ों की वजह से पैट में उतनी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। फिर अगर कंपनी की नेटवर्थ की बात करी जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर बढ़ी है। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास गजब के हैं, यानी 1134 करोड़ के रिजर्व अभी कंपनी के पास हैं। और बोरोइंग्स की बात करी जाए तो पिछले साल कंपनी के जो कर्जे थे वो लगभग 493 करोड़ थे, जो कि इस साल घटकर हो गए हैं 160 करोड़, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर डेट को रीपे किया है, यानी डेट को कम किया है। और ऑब्वियसली दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम लेवल पर आ गया होगा, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि भले ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो काफ़ी कम ले आए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। यानी कंपनी के उतने ही कम इंटरेस्ट अब जाएगा, सीधी सी बात है। जहाँ 460 करोड़ पे आप समझ ही सकते हैं ज़्यादा कर्जा जा रहा होता, वहीं अगर इस बार अगर आप देखें 160 करोड़ पर तो काफ़ी कम ब्याज वहाँ पर जाएगा। तो फाइनेंशियल अगर आप देखें तो रेवेन्यू के लेवल पे एसेट के बेसिस पे फ्लैट दिखाई देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मार्जिनल ग्रोथ है। तो वहीं अगर आप देखें बोरोइंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया है। अब अगर केपीआई की बात करें, यानी कि जो आईपीओ के फंडामेंटल्स हैं, यानी कि केपीआई, आरओई, आरओसी वगैरह, और उनको देखें तो आरओई इस कंपनी का 23.09% है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है, 38% के आसपास है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ करीब 23% के आसपास है। तो अगर आप तीनों रिटर्न्स देखेंगे तो आपको ठीक नजर आएंगे, 23% के आसपास है। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो की जो मैं बात कर रहा था वो 0.13 है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखिए इससे जो आईपीओ से जो पैसा आएगा, ऑब्वियसली अगर उससे कंपनी अगर कुछ कर्जा अपना पूरा करती है तो ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी बन सकती है, जो कि एक अगेन बहुत बढ़िया चीज होगी दोस्तों। फिर पैट मार्जिन अगर इस बिजनेस में देखें तो लगभग 11.5% के, जो कि हेल्दी मार्जिन है। पैट मार्जिन का मतलब होता है हर 100 रुपए के रेवेन्यू पे कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, तो पैट मार्जिन 11.5% के हैं। एबिटा मार्जिन 20.71% के हैं, तो अगेन हेल्दी मार्जिन हैं यहाँ पर। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 3.07, यानी ऑलमोस्ट अब इसकी जो पीयर कंपनी है उसके कंपटीशन में देखें तो दोस्तों तो ये प्राइस बैंड ठीक नजर आता है, यानी कि ऑब्वियसली दोस्तों फेयर प्राइस पर ये आईपीओ दोस्तों आ रहा है। अब इसके बाद अगर दोस्तों कुछ चीज़ों की और बात करी जाए, जो कि ऑब्वियसली जीएमपी की वगैरह के बारे में तो हम बात करेंगे। अब पहले दिन का सब्सक्रिप्शन भर चुका है, तो पहले दिन क्यूआईबी ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 0.18 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो गया है ऑलरेडी क्यूआईबी कैटेगरी में। एचएनआई कैटेगरी में 0.1 के आसपास हुआ है, जहाँ पर बिग एचएनआई ने 0.06 और स्मॉल एचएनआई ने 0.18 और रिटेलर्स ने लगभग 0.19, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 0.117% ये अभी आईपीओ दोस्तों फिल हो चुका है। हालांकि ज़्यादातर आप देखते हैं कि इस तरह की ऑब्वियसली दोस्तों अभी नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में बहुत है। चाहे वीएमएस को देख लीजिए, वो तो खैर खराब ही आईपीओ था, लेकिन सात्विक ग्रीन एनर्जी एक अच्छा आईपीओ था, जिसमें आप देखें तो लिस्टिंग गेन की जगह डिस्काउंट पर ही वो आईपीओ ओपन हुआ, लगभग 7-8% क्लोजिंग पर, नेगेटिव क्लोजिंग पर वो दोस्तों पहले दिन अपना आईपीओ क्लोज हुआ है। तो इसके अलावा दोस्तों इनकी एंकर बुक की भी अगर हम बात करें तो एंकर बुक में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी एंकर बुक है, फुल्ली सब्सक्राइब भी हुई है। तो एंकर बुक में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अगर मैं देख पा रहा हूं तो 16 के आसपास ऐसे इन्वेस्टमेंट कंपनी हैं जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है। तो अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करी जाए दोस्तों तो दो कंपनी है, एक बंधन और एक अगर बात करें तो टॉरस, ये दोनों दोस्तों एएमसी हैं। इन दोनों ने वहां पर अप्लाई किया है। बंधन स्मॉल कैप फंड ने लगभग 12.24% हिस्सा खरीदा है टोटल, अगर बात करें टोटल जो एंकर बुक अवेलेबल थी उसका। और उसके बाद टॉरस ने मिड कैप फंड के लिए और ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के लिए वहां पर दोस्तों इसमें अप्लाई किया है। तो अगर ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड जो भी होते हैं वो 3 साल का लॉक इन होता है, तो आप समझ सकते हैं कि 1.63% जो एंकर इन्वेस्टमेंट जो आई है, ऑब्वियसली एंकर इन्वेस्टमेंट 50% लगभग 30 दिनों तक तो होती है, बाकी 50% 90 दिन के लिए लॉक इन होता है। लेकिन इस फंड ने जो टैक्स सेवर में किया है, तो आप समझ सकते हैं कि 1.63% जो हिस्सा रहेगा वो तो कम से कम 3 साल के लिए लॉक इन हो ही जाएगा, क्योंकि टैक्स सेवर फंड में 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं होता है। तो एंकर बुक बढ़िया है। बाकी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो लगभग 16 से ज़्यादा कंपनियों ने किया है, जिसमें अगर आप बड़े बड़े नाम भी देखें तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने भी यहाँ पर शेयर बाई किए हैं, लगभग 10.2% के आसपास बाई की है टोटल अगर आप देखें एंकर बुक साइज का। फिर सैमसंग इंडिया स्मॉल कैप फंड्स की बात कर लीजिए, बाकी बस सेंट कैपिटल, यानी कुछ बड़े बड़े नाम भी आपको दिखाई दे जाएंगे यहाँ पर एंकर बुक में। तो एंकर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अगर कंपनी के दोस्तों जीएमपी की बात करिए आप, चूंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर ही ज़्यादातर लोग आईपीओ में अप्लाई करना पसंद करते हैं, तो जीएमपी की अगर बात करें तो कुछ टाइम पहले जब ओपन हुआ था तो इसका जीएमपी थोड़ा हाई चल रहा था, 35 था। भाई आज की अगर बात करो तो जीएमपी थोड़ा डाउन हुआ है, 30 के आसपास आ गया, यानी अगर परसेंटेज में देखें तो फिर भी 13% के आसपास अभी दोस्तों जीएमपी चल रहा है। लेकिन फिर बोलूंगा कि जीएमपी कभी भी आपको मार्केट की रियल पोजीशन नहीं बताता है, तो जीएमपी से दूर रहिए। फाइनेंशियल्स केपीआई वगैरह अगर कंपनी के ठीक नजर आते हैं तब उस आईपीओ में अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर रहता है दोस्तों। बाकी आप डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस नहीं हूँ, ये याद रखिएगा। आपको ये रिव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।